कल हमने आवेश की परिभाषा पढ़ी थी। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण दो तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक वैद्युत प्रभाव जिसे हमने क्या कहा? वैद्युत क्षेत्र। दूसरा चुंबकीय प्रभाव जिसे क्या कहा था? चुंबकीय क्षेत्र। फिर हमने कहा ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। हमने कहा लिखेंगे कैसे? आपने कहा क्यू से, चाहे स्मॉल क्यू से लिख लो चाहे कैपिटल क्यू से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम था। एसआई मात्रक या कह दो मुख्य मात्रक यही है, ऐसे समझ लो। अब आपको कूलाम याद रखना है, तो आवेश का मात्रक क्या इस्तेमाल करेंगे? कूलाम। उसके अलावा फिर हमने कुछ अन्य मात्रक भी पढ़े और उनको कूलाम में बदलना सीख लिया था। आवेश का विमेय सूत्र क्या आया था? Q बराबर IT से AT आया था। आवेश सदिश है कि अदिश? आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? इतना जान चुके थे। अब बेटा कुछ और पॉइंट्स आवेश से संबंधित, ठीक है ना? तो देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज। तो अब हम बेटा चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। कौन से हैं? देखो, चार्ज होता का है किसी वस्तु पे ही तो होता है। वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? अणुओं से, छोटे छोटे कणों से, जिन्हें आप अणु कहते हैं। इतना पढ़ाई होगा। हर एक वस्तु की बात करें वो किससे मिलकर बनी होती है? अणुओं से। फिर बोले सर अणु किससे मिलकर बने होते हैं? किससे? अरे अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? अच्छा, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, इतना तो पता ही होगा। अब अच्छा, परमाणु की जरा बनावट पे बात कर लो। पहला पॉइंट समझ लो, यही है इससे रिलेटेड। परमाणु के बीच में क्या होता है? बताओ भाई। छोटा सा नाभिक, ये इसका नाभिक दिखा दिया, ठीक है ना? और इसके चारों ओर क्या बहुत सी वृत्ताकार कक्षाएं होती है कि नहीं भाई? बताओ। ये इसके चारों ओर कोई हमने वृत्ताकार कक्षा दिखा दी भाई, ठीक है ना? तो ये बीच में क्या है? नाभिक। अच्छा, नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और, चलो बढ़िया बात, ये नाभिक में प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे? इसके चारों ओर बहुत सी वृत्ताकार क्या होती हैं? कक्षाएं। और इन कक्षाओं में कौन टहल रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऐसे इनमें घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। यही तो बात होती है। अब वास्तव में अगर आवेश को समझना है तो पहले थोड़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान ले। वैसे तो आपको 9th 10th में बताया गया होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। आपको पता होना चाहिए इन पर आवेश कितना, द्रव्यमान कितना। हम तीनों पर चर्चा करते हैं यहाँ। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज को किससे लिखते हैं? क्यू से। और किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो सफिक्स में ई लगा के लिख लें। क्या बेटा? क्यू ई से लिख लें। क्यू ई बराबर, कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अच्छा, द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं मास। और किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो सफिक्स में क्या लगा दें? ई। मास को एम से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का तो एम ई से लिख लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास किसी को पता है कितना? बताओ भाई, कोई बताओ। 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। बात क्लियर हो गई? अब अच्छा, और किस पर चर्चा कर ले? बोले सर प्रोटॉन पर भी बात कर लो। किस पर? प्रोटॉन पर। अगर प्रोटॉन का चार्ज को क्यू से लिखते हैं, प्रोटॉन का तो सफिक्स में पी लगा दो। क्यू पी से लिख लें। क्यू पी कितना? बेटा प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ठीक बराबर, बस अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में, प्रोटॉन पर उतना ही होगा लेकिन प्लस में, यानी कि प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन
MP से लिख लें। 1.67 अगर 2 अंकों तक लिख ले, बोले तीसरा और लिख लो तो 2 आता है, और गुणा में बेटा 10 की घात -27 किलोग्राम। ये किसका पर चर्चा हुई? प्रोटॉन पर। बोले और किस पर बात कर लें? और बेटा न्यूट्रॉन पर भी बात कर लो। किस पर? न्यूट्रॉन। चलो अब किस पर बात करते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन। बताओ चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन Qn 0। न्यूट्रॉन पे बेटा कोई आवेश नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। बात समझ में आ गई इतनी? न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। अब अच्छा मास ऑफ न्यूट्रॉन काय से लिख ले? Mn से। मास ऑफ न्यूट्रॉन किससे लिख ले? Mn से। अब Mn इक्वल टू कितना होता है? देखो बेटा लगभग इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर, बहुत मामूली सा अंतर। जैसे 2 अंकों तक लिखें 1.67 गुणा 10 की घात वही -27 किलोग्राम, क्या बिल्कुल सेम है? बोला सर तीसरी डिजिट और लिख लो, तो थोड़ा चेंज होता है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना होता है? 5। यानी कि जो Mn है वो लगभग बराबर किसके? MP। या ऐसे करके सान जो लहराता हुआ बनाते हैं ना, सीधे बना दिया वो तो बिल्कुल बराबर, और ऐसे थोड़ा बना दिया तिरछा बेड़ा, इसका मतलब है ये लगभग बराबर है। कैसा बराबर है? लगभग बराबर है। तो Mn लगभग बराबर MP। ये बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के क्या होता है? बराबर। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? अब 2 बातें याद रखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर, ठीक है ना। दूसरी चीज, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर। अगली बात, ये कोई भी क्या है? एटम। किसी भी एटम भाई परमाणु, तो किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? ठीक बराबर। मतलब किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। यानी कि अगर किसी परमाणु में साधारण स्थिति में अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 ही क्या होंगे? वास्तव परमाणु में आवेश प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों का ही तो होगा। अरे भैया आवेश की जब बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन कहेगा इससे आवेश हमारे पास तो है नहीं भाई। अभी जब आवेश की चर्चा कर रहे हैं, बोले इस चर्चा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास कोई आवेश है नहीं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। आवेश को तो आवेश की बात कर रहे हैं तो भी न्यूट्रॉन को तो भूल जाओ, आवेश प्रोटॉन पे होता है और इलेक्ट्रॉन पे। अब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और आपको यह भी पता है प्रोटॉन पे जितना प्लस इलेक्ट्रॉन पे उतना ही। इसका मतलब है साधारण तौर पे किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, यानी कि उसमें प्लस किसके बराबर है? माइनस के। प्लस किसके बराबर है? और कहीं अगर प्लस और माइनस बराबर हो तो क्या होता है भाई? अगर आपको सर +10 और फिर कहीं लिख दे -10, हम कहें बताओ क्या होगा? आपको सर +10 से -10 चले गए, बोले 0, बोले कुछ बचा ही नहीं। तो भाई साधारण तौर पे हर एक परमाणु में जितना प्लस आवेश उतना ही माइनस आवेश। जब प्लस और माइनस बराबर तो प्लस से माइनस कैंसिल, जब प्लस और माइनस कैंसिल हुए तो आवेश क्या हो गया? 0। और आवेश जिस पर 0 हो उसे क्या कहते हैं? उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। तो साधारण तौर पे परमाणु कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? बोले ठीक उदासीन होता है। फिर बोले अभी जो बताया था आपने कि आवेश 2 प्रकार का, एक धनावेश और दूसरा, बोले ये कैसे उत्पन्न होता है? ये कैसे उत्पन्न होता है? तो अब उस पर ध्यान दो बेटा, जरा समझो। प्रोटॉनों कैसा आवेश? प्लस, मतलब नाभिक के भीतर प्लस है, और इलेक्ट्रॉनों पे कैसा है? माइनस। और बेटा प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? तो मतलब ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉनों को एक आकर्षण बल से खींच रहा होता है, और इसी आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन कक्षा में बंधे हुए होते हैं, समझ लो। अब अच्छा इसके चारों ओर बहुत सी कक्षा है, ये बताओ नाभिक का जो आकर्षण बल है क्या हर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पे बराबर होगा या कम ज़्यादा? जैसे ये बीच में नाभिक है प्लस का, ये बहुत सी कक्षाएं, ये कक्षा, ऐसा करके बहुत सी कक्षाएं दिखा दी। बताओ क्या सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? मान लो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, बताओ सब पे
क्या नाभिक का आकर्षण बल बराबर? भाई पास वाला है, भाई पास में बहुत तेजी से खींच सकता है, प्रभाव ज्यादा होगा, दूर थोड़ा कम, और बाहर और कम, और बाहर और कम। सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम, इतना कम कि इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अगर थोड़ी सी भी कहीं से ऊर्जा या मदद मिल जाए, आसानी से अपनी कक्षा से बाहर भी निकल सकते हैं और आसानी से बाहर से इस कक्षा में अंदर भी आ सकते हैं। और वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के परमाणु से निकलने या इलेक्ट्रॉनों के आने से ही वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित होती है। मतलब जो हमने अभी पढ़ा है, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ये उत्पन्न किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों के वस्तु पर आने से या वस्तु से इलेक्ट्रॉनों के जाने से। अब हम ये समझेंगे कि कब धनावेश उत्पन्न होता है और कब ऋणावेश, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो जरा बेटा, यहां देखो, यहां अब ये पहला ही पॉइंट समझ लो, अब दूसरा पॉइंट समझो। ये मान लीजिए वही कोई साधारण वस्तु है, अभी क्या है, कोई वस्तु। साधारण तौर पे किसी भी वस्तु में, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉनों पे प्लस, इलेक्ट्रॉनों पे मतलब प्लस किसके? माइनस के बराबर। और जब प्लस और माइनस बराबर तो प्लस से माइनस कैंसिल। अभी वस्तु कैसी? उदासीन। तो ये वस्तु अभी तो ये मान के चलो उदासीन है। हमारे सामने कौन सी वस्तु है? तो हमने कहा इसे धनावेशित ऋणावेशित करना है। अगर आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालें या इलेक्ट्रॉन दे दें। तो ऐसा करो, पहले निकाल के देख लो। मान लो इससे ये इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया, तो बताओ अब इसकी अगली स्थिति क्या होगी? यही वाली वस्तु दिखा रहे हैं यहां, वही वस्तु है भाई। देखो अब बताओ इसमें, अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर या कुछ कम ज्यादा हो जाएगा? क्या कम क्या ज्यादा? प्रोटॉन प्रोटॉन थोड़ी निकले, क्या निकले? तो प्रोटॉन कैसे ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कैसे कम हो जाएंगे? वही पूछ रहा हूं भाई, निकला कौन तो कम कौन हुए? मतलब यहां देख रहे हो, बोले एरो किस पे लगा है, ये दोनों उसके अंदर दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाहर गया कौन? इलेक्ट्रॉन गया कौन? अच्छा, तुम्हारी समस्या का समाधान कर ही दे लाओ, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब माइनस बराबर किसके? अब तो सही है, इलेक्ट्रॉन गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 10-10 थे, पहले 10 क्या थे? इलेक्ट्रॉन, और 10 ही क्या थे? प्रोटॉन। अब फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 9। लेकिन प्रोटॉन कहेंगे भैया हम में कुछ बदलाव थोड़ी हुआ, हम तो 10 के 10 ही रहे, वो तो 10 ही हैं। अब बताओ कौन ज्यादा कौन कम? यानी कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा। यानी कि अगर लिखना चाहें ये अगली स्थिति को, तो क्या Ne लेस देन Ne लेस देन Np के? Ne कम होगा, Np ज्यादा। Ne किसे प्रदर्शित करता है? माइनस को। Np किसे प्रदर्शित करता है? प्लस आवेश को। भाई प्रोटॉन प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस। कम कौन? माइनस। अब भाई समझो, ज्यादा कौन? प्लस। अब जब दो मानों को सॉल्व करते हो तो बचता तो वही है जो ज्यादा हो। जैसे पहले ये इलेक्ट्रॉनों का माइनस होगा तो -10, प्रोटॉनों का प्लस, +10। बताओ कैंसिल बराबर 0। अब जरा सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉनों का मान लो -9, प्रोटॉनों का +10। अब बताओ ज्यादा कौन है? प्लस का। तो बचेगा कौन सा? क्या बचेगा बताओ? प्लस का एक बचेगा कि नहीं? और आप प्लस माइनस को सॉल्व करो तो बचता तो वही है जो ज्यादा होगा। तो ज्यादा कौन हो गया यहाँ? प्रोटॉन। मतलब ज्यादा कौन हो गया? प्लस। तो अब इस वस्तु पर फाइनली कौन सा आवेश बचेगा? मतलब जो उदासीन थी, क्या उस पर प्लस हो गया? प्लस होने का मतलब अब ये वस्तु कैसी हो गई? धनावेशित। कैसी हो गई? धनावेशित। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब अगर किसी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, क्या कर लिए जाएं, तो वो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित। कैसी होगी?
अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक बात ये बताओ, अगर कोई धनावेशित वस्तु है, इसका मतलब बताओ उस पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी कि अधिकता? अरे भाई निकल गए तो कमी हुई। इसका मतलब किसी वस्तु का धनावेशित होना हमें ये बताता है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों? कमी है। बताओ बात क्लियर है? अच्छा, जब धनावेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो इसके द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा? द्रव्यमान में वृद्धि होगी या उसमें भी कमी? क्या होगी? अरे ऐसे समझो जरा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन थे इस परमाणु में, वस्तु में। कुछ देर को मुझे वस्तु समझ लो, और मान लो मैं किसी भार तोलने की मशीन पे खड़ा हुआ हूं, ठीक? उसकी रीडिंग आ रही होगी इतने किलोग्राम, है ना, मशीन में। अब मान लो मेरे हाथ में जो ये पेन है, इसे कुछ देर को समझ लो हमारी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ना। हम भी तो परमाणु से मिलकर बने हैं, तो कुछ देर को मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पेन नहीं, क्या है? अब जरा बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला ही तो था, इससे निकल गया। अब बताओ मशीन खड़े खड़े अगर हम अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब अपने से कोई वस्तु निकाल बाहर फेंक दें, उसकी रीडिंग घटेगी कि बढ़ेगी? भैया जितना इसका द्रव्यमान था क्या वो उसमें कम हो जाएगा? तो फिर इसमें क्यों नहीं बता रहे हो? यही तो पूछ रहे थे। अरे भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का अपना ये इतना द्रव्यमान भी तो उससे चला गया, जितना इसका द्रव्यमान, भले बहुत थोड़ी सी है, ना के बराबर है, नगण्य मान के छोड़ सकते हो, लेकिन हुई तो कमी। मतलब कहने का है कि धनावेशित करने पर किसी वस्तु के द्रव्यमान में अगर पूछा जाए क्या प्रभाव पड़ता है तो आप कहोगे कमी। बेटा कई क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, बोले हमने किसी वस्तु को धनावेशित किया है, बताओ उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। या आपसे कहा जाए इसका उल्टा, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, बताओ उस पर कैसा आवेश होगा? बोले द्रव्यमान में कमी हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो कैसा आवेश? धनावेश। मतलब ये उल्टे सीधे जैसे पूछे जाएं, सब आमने सामने। धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, द्रव्यमान की कमी। या इनमें से कोई कह दे इलेक्ट्रॉनों की कमी, बताओ कैसा आवेश? बोले धनावेश। द्रव्यमान में कमी, बताओ कैसा आवेश? बोले धनावेश। बात क्लियर है? क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे पूछ ले, आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। बात क्लियर है? अब जरा देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा तो हो गया, तीसरा देख लो भैया। ये देखो वही वस्तु है, फिर से अभी साधारण स्थिति में, अभी क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, मतलब माइनस बराबर किसके? इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, प्रोटॉन प्लस होगा। अब इलेक्ट्रॉन निकाल के तो देख लिए। अब ऐसा करो, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भेज दो, ऐसे करके एरो से नजर आ रहा है, ई इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें। अब बताओ इसकी अगली स्थिति। अब जैसे 10-10 माने थे फॉर एग्जाम्पल, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। अब प्रोटॉन तो 10 ही रहे, मतलब ज़्यादा कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा। यानी कि अगर इसकी अगली स्थिति हम आपको दिखाएं तो अगली स्थिति में क्या हम दिखा सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइनस होता, प्रोटॉन प्लस। अब ज़्यादा कौन हो गया? माइनस। कम, अरे जिधर खुला ये उधर ज़्यादा होता है, उधर नोक है जिधर वो कम होता है। तो ज़्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा आवेश ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉनों माइनस ही तो है। अब जब माइनस ज़्यादा है तो बचेगा कौन? माइनस ही तो है भाई। जो ज़्यादा हो प्लस माइनस में वही तो बचता है। तो यहाँ माइनस ज़्यादा है, मतलब यहाँ माइनस बचेगा। यानी कि जो वस्तु पहले उदासीन थी वो इस पर इलेक्ट्रॉन आने से कैसी हो गई? ऋणावेशित। बताओ कैसी हो गई? इसका मतलब अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी की अधिकता, भाई अब तो ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि किसी का ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है। किसे बताता है? बताओ बात क्लियर है? किसी वस्तु का ऋणावेशित होना हमें यह बताता है कि उस वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। अच्छा भाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो द्रव्यमान में कमी की वृद्धि। अरे भाई जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका द्रव्यमान भी तो आएगा, तो उतना द्रव्यमान भी तो बढ़ेगा, तो द्रव्यमान में भी क्या होगी? वृद्धि।
बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े फिर। चलो बढ़िया है। अगला पॉइंट नंबर 4। देखो बेटा 4 पॉइंट। बेटा आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक प्लस दूसरा। अच्छा, इनके बीच बल भी कितने प्रकार का? कौन कौन सा? एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। एक आकर्षण और दूसरा। अब बात आती, बोले सब कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण? अगर दोनों आवेश समान प्रकार के हो, मतलब एक प्लस तो दूसरा भी प्लस, या एक माइनस तो दूसरा भी समान प्रकार के, या कह सकते हो सजातीय आवेश हो। सजातीय का मतलब समान प्रकार के, एक जैसे, है ना, समान जातीय, एक जैसे कोई प्रदर्शित करता है। तो अगर सजातीय आवेश हो, सजातीय का मतलब दोनों एक जैसे, अगर एक वस्तु पे प्लस हो तो दूसरे पे भी प्लस, और एक पर माइनस तो दूसरे पर भी, तो ऐसे आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है बच्चों? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? हाँ ठीक। अगली बात, अगर यही विजातीय हो, कैसे हो? विजातीय, विजातीय आवेश मतलब कैसे? विपरीत प्रकार के। विजातीय का मतलब कैसे? विपरीत प्रकार के। सजातीय का मतलब कैसे? समान प्रकार के आवेश। ठीक है ना? हाँ, ये विपरीत प्रकार के आवेश। जैसे एक पर प्लस तो दूसरी वस्तु पर, या एक पर माइनस तो दूसरी पर। अगर ऐसी दो वस्तुएं हैं तो इनके बीच हमेशा कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। और इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कहते क्या है? वैद्युत बल। क्या कहते हैं? आकर्षण बल है, मतलब सीधे सीधे कह सकते हो आवेश के कारण लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, क्योंकि आवेश, वैद्युत शब्द का मतलब आवेश ही तो है। आवेश की वजह से वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल। चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण। आकर्षण बल है तो भी इस बल को क्या कहेंगे? वैद्युत बल। प्रतिकर्षण है तो भी क्या कह सकते हैं? वैद्युत बल। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? या सीधे अगर इसको मैं लिखाना चाहूं तो क्या लिखूंगा? आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या इतनी बात यहां से समझ में आ रही है? बात क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट नंबर 5। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? कौन है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। कंफर्म है बात? बताओ लल्ला, कुछ और बता रहे हो पीछे? बताओ बेटा, कोई और जिम्मेदार लग रहा हो? तुम्हें लग रहा हो नहीं सर ये तो गलत बात है, सारी जिम्मेदारी, सारा इल्जाम इलेक्ट्रॉन पे ही ठोक दिया, थोड़ी जिम्मेदारी प्रोटॉन को भी दो। यहाँ बोले सर प्रोटॉन ही तो ज़्यादा हो गए, तभी तो बच गया प्लस वाला, यहाँ बचा प्लस का, किसका? प्रोटॉन का। तो जिम्मेदारी प्रोटॉन की है। बताओ, इलेक्ट्रॉन की होगी। अगर तुमने कह दिया प्रोटॉन की जिम्मेदारी, प्रोटॉन का, भैया मेरी क्या गलती है? मैं तो जितना था मैं तो वही रहा, ये कमी तो इसकी है, ये यहां से निकल के भाग गया एक। मैंने कुछ थोड़ी कहा, जैसे मैंने कहा 10-10 लिए थे तो प्रोटॉन कहेंगे हम तो भाई यहाँ भी 10 हैं, यहाँ भी 10 हैं, अब इसका मैं क्या करूं? ये एक बार निकल के भाग गया, एक बार इसमें और आ गया, अब ये घट बढ़ रहा है, तो ये जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है भाई, दूसरे का जिम्मेदार थोड़ी है। तो जिम्मेदार कौन है? यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला इसीलिए तो प्लस ज्यादा हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया इसीलिए तो माइनस हुआ, ये मतलब जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये बात ध्यान रखें, पूछा जाता है किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है या प्रोटॉन? उत्तरदायी का मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। तो कौन है? हाँ, तो किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन।
बेटा इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। क्या बात समझ में आ गई इतनी? हाँ, एक बात ठीक। अगला 6 पॉइंट। अच्छा, अभी आपने ये समझ लिया, अगर एक प्लस है वस्तु तो वो प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगी, माइनस को आकर्षित करेगी, या माइनस वाली अपने जैसे वाले को प्रतिकर्षित करेगी और विपरीत वाले प्लस वाला है तो उसे क्या करेगी? आकर्षित। मतलब ये क्लियर है, अगर दोनों वस्तुएं आवेशित है तो कौन सा बल लगेगा आपको खूब पता है। लेकिन अगर मैं कहूं एक वस्तु आवेशित है और दूसरी सामने रखी कैसी है? अनावेशित। अनावेशित का मतलब इस पर आवेश है, वो चाहे प्लस ले लो या कैसा ले लो, और दूसरी वाली अनावेशित का मतलब उदासीन है, अभी उस पर कोई आवेश, तो कौन सा बल लगेगा? देखो, अगर एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित है तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर हमेशा कौन सा बल लगाती है? अच्छा, आप कहोगे सर क्यों लगाती है? उसका कारण है, अभी आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, उसमें एक विधि पढ़ेंगे प्रेरण विधि, और उसमें वही हम समझाएंगे कि प्रेरण के कारण ही अगर एक वस्तु आवेशित है तो वो अनावेशित वाली वस्तु को अपनी ओर क्या करने लगती है? आकर्षित। क्या करने लगती है? तो अभी इसको हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ये क्यों होता है इस पर चर्चा कहाँ करेंगे? अभी हम आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग करेंगे, उसमें देखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है ना। नंबर 6, तो आवेशित वस्तु कौन सी वस्तु को? अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है, या कह सकते हो आकर्षण बल लगाती है, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना। नंबर 7, किसी वस्तु के आवेशित होने की सही पहचान बताओ किस बल से होती है? कोई वस्तु आवेशित है, इस बात की पहचान किस बल से होगी? आकर्षण से कि प्रतिकर्षण से? किससे? आकर्षण से। क्यों नहीं? दोनों से हो जाएगी। खैर, आप प्रतिकर्षण पे इन्होंने फिर से पूछ लिया, इसका मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है। देखो, किसी वस्तु के आवेशित होने की जो सही पहचान है वो किस बल से होती है बेटा? हाँ, एक पीछे बता रहा था, कह रहा दोनों से। कौन से? आकर्षण से कि प्रतिकर्षण से? प्रतिकर्षण से। बालक कह रहे मिलजुल के कह दो, है ना, आधे आकर्षण कह दो आधे प्रतिकर्षण, और मिल के बोलो, पता ही ना चले किसने क्या बोला, है ना। और फिर जो सही होगा वो खुद ही मान लेंगे, है ना। हमारी समस्या का भी समाधान हो गया और सबने आंसर भी दे दिया। दो में से एक तो होगा ही, तो बोले मिलके आधे बोल दो आकर्षण, आधे बोल दो प्रतिकर्षण, एक साथ बोलो मिलके, ताकि आवाजें दोनों जाएं, लेकिन ये ना पता चले किसने कौन सा बोला है। ऐसा ही है। चलो बताते हैं। देखो, किसी वस्तु के आवेशित होने की सही पहचान कौन से बल से होती है? प्रतिकर्षण बल से होती है। अच्छा, कह रहा हाँ जेई तो बता रहे थे, कतई कह रहे हम तो जेई कहने ही वाले थे। हाँ, वो कहता जीप पे रखा हुआ था, बस निकल नहीं पाया बाहर तक, है ना, थोड़ा ही किनारे पे आ पाया था, है जेई कहने में। अच्छा, अब ये बता दे क्यों प्रतिकर्षण बल से होती है? आकर्षण में कौन सी दिक्कत है? आकर्षण बल में कोई आवेश नहीं होगा। आकर्षण बल तब भी तो लगता है, एक प्लस है एक माइनस है। जरा समझो, देखो, अगर एक वस्तु, ये तो पता है हमें इस पर कैसा आवेश है, ये तो प्लस वाली ले ली। अब कोई दूसरी वस्तु हमारे सामने रखी है,
इसकी पहचान करनी है हमें कि आवेशित है कि नहीं है। क्लियर करना है, कन्फर्म। अगर मैं कहूं इस प्लस वाली वस्तु ने इस पर आकर्षण बल लगाया, कौन सा बल भाई बताओ, इसका मतलब क्या है, इस पर कैसा आवेश रहा होगा, माइनस। पहला वाला बोले सर इस वाले से बात करें तो प्लस माइनस को आकर्षित करता है, बोले सर इस पर बोले माइनस रहा होगा, मतलब ये वस्तु कैसी रही होगी, ऋणावेशित। ठीक, और कोई बात भी हो सकती है। हाँ अभी एक बात और भी तो बताइए, अगर कोई एक वस्तु आवेशित है, चाहे वो प्लस की हो चाहे, और दूसरी सामने अनावेशित हो, तो भी तो वो आकर्षित करती है। मतलब ये आवेशित अगर इसे आकर्षित कर रही है तो हो सकता है ये अनावेशित रही हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है आवेशित वाली अनावेशित को भी तो आकर्षित करती है, इसका मतलब या तो ऋणावेशित रही होगी या कैसी रही होगी। बताओ कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया। बोले सर इसने इसे आकर्षण बल लगाया, बोले सर इसका मतलब हो सकता है सर ऋणावेशित रही हो, लेकिन सर हो सकता है कोई आवेश ना भी रहा हो तब भी तो आकर्षण बल लग जाता है। बोले सर पक्का पक्का नहीं बता सकते, कंफ्यूजन है थोड़ा। तो आकर्षण बल से सही पहचान हुई क्या, कंफ्यूजन हो गया। बोले सर पता कह नहीं सकते पक्की बात आवेशित है कि नहीं है, होगी तो ऋणावेशित होगी और नहीं हो सकता ना भी हो तो भी तो लग जाता है, तो कंफ्यूजन हो गया, सही पहचान नहीं हुई। अब जरा देख लो, अगर यही वस्तु मैं प्लस की ले लूं और ये जिसकी पहचान करनी है, अगर ये इस पर कौन सा बल लगा दे, अब बताओ क्या संभावना है। अगर इस पर प्लस है और इसने उसे प्रतिकर्षण बल लगाया तो एक ही स्थिति है, प्लस वाला प्लस पर ही प्रतिकर्षण बल लगाता है। अगर इस पर प्लस है तो कंफर्म कह सकते हैं ये भी कैसी रही होगी, इस पर प्लस रहा होगा, ये भी धनावेशित रही होगी। और कुछ संभावना भी है, बताओ बताओ भाई। प्लस वाली प्लस पर ही तो प्रतिकर्षण बल लगाती है, तो इसका मतलब अगर ये प्लस है इसने इस पर प्रतिकर्षण बल लगाया तो उसमें एक ही स्थिति संभव है कि ये सामने वाली पर कैसा आवेश रहा हो, प्लस। कंफ्यूजन है कुछ क्या, सीधे कह सकते हो अगर प्लस वाली ने किसी को प्रतिकर्षित कर दिया बोले उस पर भी कैसा रहा होगा, प्लस। और माइनस वाली ने अगर किसी को प्रतिकर्षित कर दिया बोले उस पर भी कैसा रहा होगा, माइनस। लेकिन अगर किसी ने किसी को आकर्षित कर दिया तो कह सकते हो उस पर या तो उसके विपरीत प्रकार का आवेश रहा है, मतलब ये प्लस है तो उस पर माइनस रहा होगा, या ये माइनस है तो उस पर, या दूसरी स्थिति बोले सर प्लस या माइनस वाली अनावेशित को भी आकर्षित कर लेती है तो बोले या तो विपरीत रहा होगा या बोले हो सकता है ना भी रहा हो, दोनों स्थितियां संभव हैं। तो इससे तो सही पहचान नहीं होती, कंफ्यूजन हो रहा है। सही सही पहचान कौन से बल से हो रही, क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो किसी वस्तु के आवेशित होने की सही पहचान कौन से बल से होती है, प्रतिकर्षण बल से। कौन से बल से, बात क्लियर है इतनी, आगे बढ़े फिर। चलो भाई पढ़ते हैं आगे, इसको हटा दें, एक्स्ट्रा चीजें थी, वरना आप बाद में नोट्स बनाओगे इसे भी छाप लोगे, है ना। ये रफ वर्क है इसलिए हटा देता हूँ मैं रफ वाले को, ताकि आप जब नोट करें तो फालतू की चीज़ें आपको ये ना सोचना पड़े बोले सर इनको लिखना है। कल कोई बालक बैच के बाद में पूछ भी रहा था, बोले सर आपने फालतू का एक्स्ट्रा वर्क भी तो इसमें कई चित्र वित्र बनवाए थे, वो बनाए कि नहीं बनाए। तो हमने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें जब PDF भेजेंगे ग्रुप में तो सब हटा देंगे वो, इसलिए आज साथ में ही हटाता चल रहा हूँ मैं, ताकि लास्ट में आप जब नोट करो ग्रुप में आपके PDF जाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलो भाई ये बातें इतनी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगली हेडिंग है हमारी आवेशन की विधियां। क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने के, चार्ज करने के तरीके, है ना, विधियां। आवेशित करने की 3 विधियां, किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां,
समझो कौन सी 3 विधियां हैं। पहली विधि घर्षण द्वारा। काय के द्वारा? अब घर्षण द्वारा बोले सर कैसे आवेशन करेंगे ये बताओ हमें। देखो भाई घर्षण द्वारा ये 2 वस्तुएं ले ली कोई हमने, एक वस्तु ये है बेटा और दूसरी वस्तु हमारे सामने एक और है। एक वस्तु को मैं नाम दे देता हूं ए और दूसरे को क्या नाम दे देता हूं बी। अच्छा अगर साधारण स्थितियों में बात करें तो साधारण स्थिति में हर एक वस्तु में अगर ए में बात कर लें, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब जितना माइनस उतना ही। तो कैसी वस्तु फिर? माइनस से प्लस कैंसिल, वस्तु आवेश 0 यानी कि उदासीन। वस्तु कैसी होगी? तो साधारण स्थिति में हर एक वस्तु कैसी होती है? उदासीन होती है। तो अब ये भी उदासीन होगी, ये भी उदासीन होगी। अब घर्षण का लगता है जब एक वस्तु दूसरे में से रगड़ो, एक दूसरे पर गति करे। 11 पढ़ा था, ऐसा किया हमने, इन दोनों वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ा। जैसे ये 2 पेन है, इनको 2 वस्तुएं समझ लो, ऐसे आपस में रगड़ा थोड़ी देर। रगड़ने से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बाहरी कक्षा वाले जो नाभिक से थोड़ा कमजोरी जुड़े होते हैं, है ना, वो क्या हुआ, ऐसे करके रगड़ा, एक से कुछ कूद फांद के यहाँ दूसरे में पहुंच जाते हैं। एक से कुछ ने जंप मारी, कहाँ पहुंच गए? दूसरी वस्तु, मान लो यहाँ से कूदे और यहाँ पहुंच गए कुछ इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताओ, यहाँ से निकले कुछ इलेक्ट्रॉन, ए से निकले, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता? भाई जहाँ से निकले उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या, और इलेक्ट्रॉनों कमी कैसा आवेश, प्लस की माइनस? ऐसा अभी बताया था, इलेक्ट्रॉनों कमी कैसा आवेश? प्लस आवेश। कैसा आवेश? इस पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? प्लस। तो जो बेटा देखो उदासीन थी क्या प्लस हो गई। अच्छा यहां से जो कूदे निकले, कमी हुई, वो पहुंचे कहां होंगे? बी पर। तो जब इससे यहां से तो निकले, इस पर कमी हुई, इस पर वो पहुंचे हैं, तो इस पर क्या होगी? इसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए, क्या इस पर इलेक्ट्रॉनों की कुछ की अधिकता हुई? और अधिकता है तो प्लस की माइनस, माइनस आवेश उत्पन्न होगा। देख रहे हो, जो वस्तुएं उदासीन थी वो आपस में रगड़ने से या घर्षण द्वारा दोनों आवेशित हो गई, लेकिन एक प्लस हुई और दूसरी। अब एक बात ध्यान रखें, घर्षण द्वारा ये जो 2 आवेश उत्पन्न हुए हैं, इन दोनों की अगर प्रकृति पूछें तो समान है कि विपरीत है? भाई एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस, मतलब घर्षण द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है वो विपरीत प्रकृति का। कैसी प्रकृति का? बोले परिमाण यानी कि मान बराबर होगा कि कम ज्यादा होगा? देखो भैया एक इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, तो इस पे पहुंचेगा भी कितना? 1। इससे 2 निकले तो इस पर पहुंचेंगे भी कितने? मतलब अगर यहाँ 2 की कमी है तो यहाँ 2 की ही अधिकता, यहाँ 4 की कमी तो यहाँ 4 की ही। तो इसमें भाई जब 2 के बराबर प्लस है तो यहाँ 2 के बराबर ही तो माइनस होगा, यहाँ 4 के बराबर प्लस है तो 4 के बराबर ही, तो मान तो बराबर होंगे। जितने यहाँ से निकलेंगे वो ही पहुंचेंगे। तो जितने की यहाँ कमी उतने की यहाँ अधिकता, मतलब एक पर जितना प्लस दूसरे पर उतना ही, यानी कि घर्षण द्वारा जो वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है वो बराबर और कैसी प्रकृति का? विपरीत प्रकृति। देखो फालतू की थ्योरी की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। थ्योरी लिखाने पर आ जाऊं, मैं कहूँ लिखो बेटा, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पर अधिकता। इस प्रकार पहली वस्तु धनावेश है तो दूसरी, इन आवेशों के परिमाण बराबर होते हैं और प्रकृति विपरीत। इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी तो चित्र में खुद ही दिख रही है तुम्हें, है ना। हमें सीधे ये बताना है कि घर्षण द्वारा जो उत्पन्न आवेश है उनके परिमाण कैसे बराबर, लेकिन प्रकृति कैसी? विपरीत। प्रकृति कैसी? विपरीत। तो घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश के परिमाण बराबर तथा प्रकृति कैसी होती है बच्चों? विपरीत होती है। तथा प्रकृति कैसी होती है? विपरीत। ये तो पहली विधि हुई बेटा, ठीक है ना। अब देखो दूसरी विधि, कौन सी विधि? दूसरी।
दूसरी विधि। ये बालक क्या 11वीं क्लास का है क्या? अच्छा चलो बैठे रहो बेटा, अभी तो 12th का बैच चल रहा है, ठीक है ना बेटा? हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। देखो दूसरा, चालन या संपर्क द्वारा। चालन या, समझो इसको एक उदाहरण से समझ लो, बहुत ज्यादा इसकी कोई चित्र वित्र बनाने की जरूरत है नहीं। एक जैसा दो बर्तन ले लिए, इसमें जल भर दिया ऐसा ऊपर तक, ठीक है? इसमें तो जल है कुछ मात्रा में। एक और दूसरा बर्तन लिया, हमने कहा ये खाली है, इस पर है ही नहीं। अब क्या करें, इन दोनों को आपस में इनका संपर्क करा दें। अब संपर्क बर्तनों का ऐसे जिससे जल का आना जाना हो जाए, जो इनमें कैसे होता है पाइप से, तो ऐसा करो एक पतले पाइप से जोड़ दो इन्हें, बीच में एक पतले पाइप से जोड़ देते हैं। देखो ये एक पाइप लिया और यहां जोड़ दिया, बताओ क्या होगा? इसमें जो जल था क्या ऊंचे तल से किधर की ओर जाएगा? नीचे। कब तक? जब तक कि दोनों, देखो इसका तल किधर उठेगा? ऐसे ऊपर, और इसका थोड़ा किधर आएगा? ऐसे नीचे। और ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों में जल का तल बराबर, मतलब जल था एक में, पहुंच दूसरे में भी गया, मतलब दोनों में हो गया, ठीक है ना? दोनों में इस तरह से बंटवारा हुआ कि दोनों में तल बराबर हो जाए। अच्छा तल तो बराबर हो गए, क्या जल भी बराबर होंगे? नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अब बालक कह रहे हैं क्या बताएं? फिर वही पुराना तरीका तुम्हारा, बोले ऐसा करो दोनों दे दो आंसर, कुछ कह दो होंगे और कुछ कह दो नहीं होंगे, लेकिन आंसर फिर भी गलत है, क्योंकि दोनों काम हो सकते हैं। जल बराबर हो भी सकते हैं, और कब बराबर होंगे? बर्तन बिल्कुल एक जैसे ले लो, तल भी बराबर जल भी बराबर, और बर्तन ले लो छोटे बड़े, एक पता चला लो ये जो है ना बर्तन दूसरा वाला, ऐसे करके ये ले लिया इतना चौड़ा। अब बताओ तल तो बराबर है जल भी बराबर है, ये इतना चौड़ा वाला तल बराबर करने में खुद ज्यादा ग्रहण कर जाएगा कि नहीं? तो इसमें जल ज्यादा हो जाएगा। अब तल तो बराबर है लेकिन जल बराबर, तो बराबर हो भी सकते हैं, और अगर दोनों बर्तन एक जैसे हैं तो बराबर होंगे, एक जैसे नहीं है तो बराबर। ऐसे ही यहां दो चालक ले लो कोई, ठीक? जैसे एक चालक ये है, ठीक? इस पर ये प्लस का आवेश है लो, और इसका तल यहां तक है ऊपर तक आवेश के, इसके तल को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं क्या? ये इसका विभव है। अब हमने क्या किया, यहां देखो चित्र जरा फिर से बनाऊं मैं, बढ़िया नहीं बना है ना? देखो ये लिया हमने, ठीक? अब यहां ये आवेश, ये इसमें प्लस आवेश है, ये है यहां, ये तल है इतना, ये है। अच्छा दूसरा एक चालक और ले लिया बेटा, बेटा बातचीत नहीं भाई, बातचीत नहीं बिल्कुल। देखो अब दूसरा चालक ये है, ये तो धनावेश से था, ये बेचारा अभी उदासीन कह रहा हम पे तो कुछ है ही नहीं भाई, जो कुछ है इनके पास है, पड़ोस में जो बैठे हैं हमारे। तो ऐसा करो अब इन दोनों को आपस में करा दो संपर्क। अब संपर्क आवेश का आना जाना कैसे होता है? तार से। तो ऐसा करो एक चालक तार से जोड़ दिया हमने, अब आवेश जैसे ही तार से जोड़ोगे, आवेश ऊंचे विभव से किधर की ओर? नीचे। जैसे जल ऊंचे तल से नीचे की ओर, ऐसे ही आवेश भी तो ऊंचे वाले तल से नीचे की ओर भागेगा। अब इसके तल को विभव कहते हैं, तो इसका विभव ऊंचा है और इसका नीचा, तो आवेश कहेगा चलो इधर ढलान बहुत है, इधर के लिए लुढ़क रहे, इधर चल रहे हैं चलो। अब इसमें से दौड़ता हुआ ये ऐसे करके यहाँ भागेगा ऐसे इसमें, और जैसे जैसे इसमें आएगा क्या इसका तल भी ऊपर उठने लगेगा? ऐसे ही आ रहा है आवेश, इसमें भी आवेश का तल ऐसे बढ़ता जा रहा है, और यही प्रक्रिया तार से होके आएगा, ऐसे उड़ता हुआ नहीं आ रहा होगा जैसे तुम कह रहे सर ला रहे हैं, ऐसे कूदता हुआ आ रहा होगा,
है ना, कहाँ से आ रहा होगा, तार से। अब तार से होते हुए ये बताओ ऐसे ही कब तक आता रहेगा, जब तक क्या बराबर ना हो जाए, तल की आवेश, आवेश बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, तल बराबर हो जाए। तल का मतलब क्या बराबर हो जाए, विभव, क्या बराबर हो जाए। आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ो विभव के बारे में, इनके तल को विभव कहते हैं, तल को क्या कहते हैं, विभव। बोले तल बराबर हो जाए मतलब विभव बराबर हो जाए। अच्छा आवेश के परिमाण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, फिर वही बात, बोले सर बराबर हो भी सकते और बराबर, अगर दोनों चालक ले लिए एक जैसे बराबर हो जाएंगे, अगर एक जैसे नहीं लिए तो बराबर नहीं होंगे। अच्छा परिमाण, यहाँ जैसे घर्षण विपरीत था, इसमें बताओ विपरीत होगा कि समान, सॉरी परिमाण बताओ, परिमाण नहीं सॉरी प्रकृति, प्रकृति यहाँ एक पे प्लस था दूसरे पे माइनस। अच्छा चालन या संपर्क में दोनों पे परिमाण समान, वो प्रकृति समान है कि विपरीत। देखो अगर इस पे प्लस है तो उस पे प्लस ही तो पहुंचेगा, यहाँ माइनस लेते तो उस पे माइनस ही तो पहुंचा। मतलब जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है तो उन पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उनके और आवेशों के परिमाण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या बात क्लियर है। चलो इतनी बात लिख लेते हैं, ठीक है ना। जब जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो उन पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन आवेशों के परिमाण बराबर हो भी सकते हैं। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, बराबर कब हो सकते हैं, एक जैसे चालकों के लिए, एक जैसे समान चालकों के लिए, ठीक है ना। अब समझ में आ जाएगा बेटा। अथवा बराबर नहीं भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। असमान का मतलब अलग अलग आकार के, ठीक है ना, ज्यादा याद रहेगा, अलग अलग आकार के चालकों के लिए। बताओ बात क्लियर है इतनी, क्या ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है यहां तक। बताओ कोई समस्या हो किसी को तो बताओ, सारी बातें क्लियर हैं। एक बार थोड़ा शुरुआत से रिवीजन मार लिया जाए। आपने आवेश पढ़ा सबसे पहले, कितने प्रकार का, पहला, दूसरा ऋणावेश। आवेश को लिखते किससे, क्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, क्यू से। अच्छा आवेश का मात्रक, ऐसा ही मात्रक कूलाम था, अन्य तो बहुत लिखे थे वो फिर सीजीएस वगैरह, उनका कूलाम से संबंध निकाल लिया था। आवेश का विमीय सूत्र 80 कितना था, आवेश सदिश राशि के आदेश, आवेश अदिश राशि है। अच्छा साधारण तौर पे किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के, यानी कि माइनस बराबर किसके। तो साधारण तौर पे हर वस्तु कैसी, उदासीन। लेकिन अगर किसी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी, तो कैसा आवेश, धनावेश। और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की आ जाए अधिकता, तो कैसा आवेश, ऋणावेश। अगर आवेश समान प्रकार के हैं, यानी कि प्लस और प्लस, माइनस और, तो इनके बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। और अगर विपरीत प्रकार के हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, या एक माइनस और दूसरा, उनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और अगर एक आवेशित है दूसरी आवेशित नहीं है, तो भी कौन सा बल, आकर्षण बल। कौन सा बल, इसका मतलब आवेशित होने की सही पहचान कौन सा बल कराएगा, प्रतिकर्षण बल कराएगा। आवेशित होने के लिए जिम्मेदार कौन है,
आवेशित होने के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? अरे इलेक्ट्रॉन ही तो टहलने का मन कर रहा था उसी का, बोले लाओ थोड़ी देर बाहर घूमे आए, फिर मन करा चलो फिर लौट के आ जाते हैं, तो जिम्मेदार वही तो हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। फिर हमने आवेशन की विधियां पढ़ी, अभी कितनी पढ़ पाई हैं? 2। अभी तीसरी विधि भी बची है, उस पर चर्चा कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो पहली विधि घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा जब दो वस्तुओं को रगड़ा तो एक से निकले कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरी में पहुंच गए, एक पे जितनी कमी दूसरे पे उतनी क्या अधिकता, जिस पे कमी हुई इस पे प्लस आया, अधिकता हुई उस पर मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश आया, लेकिन परिमाण दोनों के समान थे। फिर चालन द्वारा, संपर्क द्वारा, दो वस्तुओं को जब संपर्क में रखोगे आवेश एक से कहाँ जाएगा? दूसरे में, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के तल यानी कि विभव बराबर ना हो जाए। तो यहाँ आवेश कैसी प्रकृति का? समान प्रकृति का। परिमाण की बात है, बोले अगर एक जैसे चालक हैं तो परिमाण बराबर होगा, अलग अलग चालक हैं, अलग अलग आकार के हैं तो फिर परिमाण बराबर। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? चलो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का कल की क्लास में, ठीक है ना बच्चों। चलो।